273 दिन, जी हाँ, 273 दिन लगते थे एमटेक ऑटो को, कंपनी को, अपना पैसा वापस पाने में। रॉ मटेरियल खरीदा आज और पैसे कन्वर्ट होकर वापस आएंगे 9 महीने के बाद। इन 9 महीनों में फैक्ट्री चल रही है, वर्कर्स की सैलरी जा रही है, बैंक का इंटरेस्ट जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, सबका पैसा जा रहा है और अपना पैसा वापस आएगा 9 महीने के बाद। दूसरी तरफ मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, वही इंडस्ट्री, वही कस्टमर्स, मारुति, टाटा, महिंद्रा। फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू 11,478 करोड़ रुपए विद ए 23.2% एनुअल ग्रोथ एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीरो डेट। एमटेक 2017 में एनसीएलटी में चली गई, 34,000 करोड़ रुपए का ग्रुप डेट एंड फाइनली लेंडर्स को हर 1 रुपए के पीछे 81 पैसे का नुकसान हुआ। एक ही इंडस्ट्री, एक ही कस्टमर्स, एक ही मार्केट, फर्क सिर्फ एक नंबर में था जो कि एनुअल रिपोर्ट में लिखा हुआ था, परंतु किसी ने भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो नंबर और लास्ट में 3 रियल बिजनेस लेसन्स डिस्कस करेंगे विद रियल कैलकुलेशंस इन योर इंडस्ट्री एंड बिजनेस। अब हम सबसे पहले एमटेक ऑटो की स्टोरी समझते हैं, क्योंकि ये एक रिमार्केबल जर्नी थी। 1988 में अरविंद धाम जी ने गुरुग्राम में स्टार्ट किया कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग, बेसिक ऑटो कंपोनेंट्स का बिजनेस। मारुति ने पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रेक पैड्स का, फिर टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड फिएट इस लिस्ट में जुड़ गए। 1991 में जब इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई तो एलपीजी रिफॉर्म आया। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस समय ऑटो इंडस्ट्री में बूम आया एंड एमटेक जैसी कंपनीज ने काफी ग्रो किया। सन 2000 में कंपनी अच्छी चल रही थी, रेवेन्यू था, प्रॉफिट था, रेपुटेशन थी। तब कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि हम इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनी बनेंगे। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक कंपनी को एक्वायर करने का, इंडिया में, यूके में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, एंड हर एक्वाजिशन डेट से फंड हुआ। बैंक खुश थे क्योंकि बड़ा नाम था, ब्लू चिप क्लाइंट थे एंड 2015 में ग्रुप ने मोर देन 15 कंपनीज को एक्वायर कर लिया एंड कंपनी का डेट था 14,200 करोड़ रुपए का। वही इंडस्ट्री, वही टाइम, वही कस्टमर्स और एक दूसरा नाम, मदरसन सुमी वायरिंग हार्नेस स्पेशलिस्ट। सिर्फ एक प्रोडक्ट, वायर्स, जो कि गाड़ियों में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस देती है। हमेशा एक ही रूल फॉलो किया, पहले एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को फिल करो, तब नए कैपेसिटी के बारे में सोचो। कोई एग्रेसिव एक्वाजिशन नहीं, कोई इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन नहीं, एक ही प्रोडक्ट, हर साल बेहतर और बेहतर और बेहतर। एंड फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी ने रेवेन्यू अचीव किया 11,478 करोड़ रुपए का, जो कि एक रिमार्केबल जर्नी है विद ए एनुअल ग्रोथ ऑफ 23.2% एंड सबसे इंपॉर्टेंट विद जीरो डेट। एमटेक ऑटो ने 3 फंडामेंटल गलतियां की जो कि अक्सर एमएसएमईज भी अपने बिजनेस में करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को लगातार गिरने दिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होती क्या है? मींस कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लोन का इंटरेस्ट कितनी आसानी से भर सकती है। इसका फॉर्मूला सिंपल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। मान लीजिए कोई कंपनी पूरे साल में 100 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है एंड उसे 20 करोड़ रुपए बैंक को एज ए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इट मींस 100 डिवाइडेड बाय 20 मींस 5, यानी कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 5 बार इंटरेस्ट की पेमेंट को कर सकती है, मींस ग्रीन जोन। फाइनेंशियल ईयर 2012 में एमटेक की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थी 4.17, मींस कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 4 बार से ज्यादा इंटरेस्ट की पेमेंट को कर सकती थी, मतलब कंपनी ग्रीन जोन में थी। एंड फाइनेंशियल ईयर 2015 में ये कम होकर के 0.95 हो गई, मींस कंपनी अपने प्रॉफिट से
इतना पैसा भी नहीं कमा रही थी कि इंटरेस्ट को पे कर सके। हर 100 रुपए की ऑब्लिगेशन के पीछे कंपनी सिर्फ 95 रुपए ही कमा पा रही थी। इसका मतलब कंपनी रेड जोन में थी। ये फिगर फाइनेंशियल्स के अंदर मेंशन थी, एनुअल रिपोर्ट में मेंशन थी, बट सभी ने इसे इग्नोर किया एंड नोटिस ही नहीं किया। मिस्टेक नंबर 2, कैश कन्वर्जन साइकिल। यह बताता है कि रॉ मटेरियल खरीदने के बाद, प्रोडक्ट बनाकर बेचने के बाद कस्टमर से पैसा वापस आने में कंपनी को कितने दिन लगते हैं। एमटेक का 2012 में यह साइकिल था 188 दिन एंड ये बढ़कर 2015 में हो गया 273 दिन, जबकि इंडस्ट्री का कैश कन्वर्जन साइकिल था 96 डेज। मतलब इंडस्ट्री का पैसा तो 96 दिन में वापस आ जाता था, बट एमटेक का पैसा 273 दिन में वापस आ रहा था, मीन्स ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा समय। ऐसे में इन 273 दिन में फैक्ट्री चल रही थी, सैलरी जा रही थी, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो चल रही थी, लेकिन पैसा 9 महीने के बाद वापस आ रहा था। इस सिचुएशन में कैश पोजीशन टाइट होने की वजह से धीरे धीरे डेट और बढ़ता चला गया एंड डेट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट बर्डन और बढ़ गया एंड अल्टीमेटली कंपनी डेट ट्रैप में फंस गई। मिस्टेक नंबर 3, एमटेक ने 20 से ज्यादा कंपनीज को एक्वायर किया, नई फैक्ट्रीज बनाई, नई मशीन्स लगाई, बट एक्चुअल में कंपनी का एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था 40 to 50%। इसे समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि आपके पास 10 मशीन्स हैं, लेकिन उसमें से 4 या 5 मशीन्स ही यूटिलाइज हो पा रही हैं एंड बाकी की मशीन्स यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही हैं, बट आपकी फिक्स कॉस्ट सभी मशीन्स पर चल रही है, मीन्स डेप्रिसिएशन, सैलरी, मेंटेनेंस, सब कुछ, बट उसके बाद भी आप नई कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, नई मशीन्स लगा रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा ट्रैप है, जो कि केवल एमटेक ही नहीं बाकी कंपनीज भी करती हैं। लेकिन मदरसन सुमी ने इसे फॉलो नहीं किया। उनका ये रूल था, जब तक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन 75% से ऊपर नहीं होगा, हम नई कैपेसिटी को डेवलप नहीं करेंगे। मीन्स नो एक्वाजिशन, नो न्यू मशीन्स विदाउट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इसलिए मदरसन सुमी का रेवेन्यू 2026 में 11,478 करोड़ रुपए का था। यह रूल रियल लाइफ में भी वाकई में काम करता है। अब हम मदरसन सुमी के वर्किंग मॉडल के पिलर्स को समझते हैं, जो कि एक एमएसएमई अपने बिजनेस में सीधा कॉपी कर सकता है। पिलर नंबर 1, एक प्रोडक्ट एक जगह फोकस। मदरसन सुमी सिर्फ वार्निंग हार्नेस बनाता है, जो कि गाड़ी में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस के लिए काम आती है। कोई अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं, कोई रियल एस्टेट नहीं, किसी नई इंडस्ट्री में कदम नहीं, सिर्फ एक प्रोडक्ट बेहतर और बेहतर, हर साल और बेहतर। जबकि एमटेक ने कास्टिंग, फोर्जिंग, मशीनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया, बट किसी भी सेक्टर में मार्केट लीडर नहीं बन सका। जबकि मदरसन सुमी आज अपनी इंडस्ट्री में एक मार्केट लीडर है, केवल एक प्रोडक्ट की वजह से। पिलर नंबर 2, मदरसन सुमी का दूसरा मंत्रा, पहले एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को 75% से ऊपर लेकर जाओ, तब कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में सोचो। ये देखने में या सोचने में तो स्लो लगता है, बट सस्टेनेबल है, बिकॉज ऐसे में आप जब भी नई यूनिट या नई कैपेसिटी को लेकर के आएंगे तो उसके यूटिलाइजेशन के लिए आपके पास पहले से ही ऑर्डर्स होंगे, मार्केट रेडी होगी एंड आप उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे एंड इसमें आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा।
जिससे आपको डेट लेकर के यदि आप कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके ऊपर डेट का बर्डन नहीं आएगा, बिकॉज जैसे ही आप कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे इमीडिएटली उसका यूटिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। आप भी उस रूल को फॉलो कर सकते हैं। पिलर नंबर 3, मदरसन ने भी नई फैक्ट्रीज लगाई, नई इन्वेस्टमेंट की, बट उन सभी इन्वेस्टमेंट से पहले प्लानिंग की एंड उस प्लानिंग के अंदर उनके पास पहले से ही कस्टमर्स की डिमांड रेडी थी, रेवेन्यू विजिबल था एंड फ्यूचर रेवेन्यू का एक क्लियर आइडिया था, तब जाकर के उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब यदि हम इसे कंपेयर करें एमटेक से, जिसने बहुत डेट लिया बट किसी भी डेट को लेने से पहले या कंपनी को एक्वायर करने से पहले क्लियर प्लानिंग उनके पास नहीं थी। वो कंपनीज को एक एक करके एक्वायर तो करते चले गए, बट अल्टीमेटली उन कंपनीज के यूटिलाइजेशन को कैसे लेकर आना है, इसके लिए कोई क्लियर प्लान एडवांस में नहीं था या उसका एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं था। अब इस तरह से यदि आप डेट ले लेते हैं विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, तो लास्ट में वही डेट बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय वीक कर देता है। इसलिए कोई भी नया एक्वाजिशन या नया सेटअप लगाने से पहले आपके पास उसकी डिमांड एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का एक क्लियर कट आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे एक कंसल्टेंट की नजर से। मैं रेगुलर बेसिस पर एमएसएमईज की फाइल को देखता हूं एंड ये फाइल्स अप्रूव भी होती हैं एंड रिजेक्ट भी होती हैं। यदि एमटेक की फाइल 2013-14 में लोन के लिए आई होती तो 3 चीजें इमीडिएटली उस समय नोटिस करने वाली थी, जो कि लोगों ने इग्नोर की। उसमें सबसे पहली चीज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का लगातार गिरना। एमटेक की इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगातार गिर रही थी। ये 2012 में 4.17 थी एंड 2015 में ये 0.95 पर आ गई। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का एक बार गिरना या 2 बार गिरना रिसेशन या मार्केट कंडीशन हो सकती है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का लगातार गिरना ये एक ट्रेंड है। इट मींस कंपनी के फंडामेंटल्स में कहीं ना कहीं चीजें गलत हो रही हैं एंड इस सिचुएशन में इन चीजों को ठीक किए बिना नए डेट को लेना एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, जो कि आपको ग्रोथ नहीं देगा बल्कि आपको वीक बना सकता है। दूसरा, कैश कन्वर्जन साइकिल। एमटेक ऑटो का कैश कन्वर्जन साइकिल था 270 डेज, जबकि इंडस्ट्री का कैश कन्वर्जन साइकिल था 96 डेज। यदि आपका पैसा आपकी इंडस्ट्री के कैश कन्वर्जन साइकिल से 3 गुना ज्यादा समय तक मार्केट में फंसा रहता है, तो इट मींस आपको डेली कैश की जो रिक्वायरमेंट है, डे टू डे एक्टिविटीज, बिजनेस को जो पैसे की जरूरत होती है, वो आपकी पोजीशन हमेशा टाइट ही रहेगी। ऐसे में क्या होगा, आप और डेट लेंगे, और डेट लेने का मतलब है कि धीरे धीरे आपकी ये पोजीशन इंप्रूव होने की बजाय और बिगड़ेगी। सो कोई भी नया डेट लेने से पहले या ग्रोथ से पहले आप अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को ठीक कीजिए, यदि ये एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स नहीं है, अदरवाइज आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे। तीसरा, 40 to 50% कैपेसिटी पर नई एक्सपेंशन, ये सबसे बड़ी गलती थी एमटेक की। जब फैक्ट्री सिर्फ 40 से 50% कैपेसिटी पर ही रन हो रही है एंड आप उस समय नई मशीन्स एक्वायर करते हैं या नई कंपनीज को एक्वायर करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा गलत डिसीजन है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो कि नॉर्मली एमएसएमईज भी अपने बिजनेस में करते हैं। मींस एग्जिस्टिंग मशीन्स तो यूटिलाइज नहीं हो पा रही, अंडर यूटिलाइज है एंड आप नई मशीन्स एक्वायर करते जा रहे हैं, जो कि एक रेड फ्लैग है।
अब आप अपने बिजनेस को इन पैरामीटर्स पर एसेस कीजिए विद रियल कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन नंबर 1, आपके बिजनेस के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप पूरे साल का अपने बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट एंड टैक्स पेमेंट। आप अपने बिजनेस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप बैंक को जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं उसे डिवाइड कर दीजिए। यदि आज की डेट में आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा तो आप लोन लेने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका जो भी इंटरेस्ट होगा आप उसे डिवाइड कर दीजिए। यदि ये रेशो 2 से ज्यादा आती है तो इट मींस ग्रीन सिग्नल है, आपका बिजनेस ठीक चल रहा है एंड आप बिजनेस के लिए लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। बट यदि ये रेशो 1.5 से 2 के बीच में है तो आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। बट यदि ये रेशो 1 से कम है तो आपको अपने बिजनेस के लिए नया लोन नहीं लेना चाहिए। सेम सिचुएशन 2015 में एमटेक के साथ भी थी, उसकी ये रेशो थी 0.095, इसलिए कंपनी डूबी। कैलकुलेशन नंबर 2, अब आप कैलकुलेट कीजिए अपने बिजनेस में कैश कन्वर्जन साइकिल को। कैश कन्वर्जन साइकिल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। एक्चुअल में ये तीनों फिगर्स किस तरीके से कैलकुलेट की जाती हैं इसे समझने के लिए मैं अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपके बिजनेस का कैश कन्वर्जन साइकिल विद इन 60 डेज है तो ये ठीक है, बट 60 डेज का मतलब ये नहीं है कि ये हर इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी कर सकता है एंड आपकी इंडस्ट्री में एक्सटेंडेड कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है आपको उसे देखना भी बहुत जरूरी है। यदि ये साइकिल 60 डेज से 120 डेज के बीच में है तो एक वार्निंग साइन है, बट यदि ये फिगर 120 डेज से ऊपर है तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन है आपके बिजनेस के लिए। इसलिए आप सबसे पहले अपने बिजनेस की कैश कन्वर्जन साइकिल को इंप्रूव कीजिए, तभी आप किसी नए डेट के बारे में सोचिए। कैलकुलेशन नंबर 3, कैलकुलेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। आप भी सबसे पहले अपने बिजनेस में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी किसी मशीन की पर डे की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 1000, बट वो मशीन केवल ऑन एन एवरेज 450 या 550 के बीच में ही ऑपरेट कर रही है, तो इसका मतलब है आपकी मशीन 45 से 55% कैपेसिटी पर ही चल रही है। एंड इस सिचुएशन में यदि आप फर्दर एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। सबसे पहले आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को फिल करने के लिए बिजनेस लेकर आइए। जब ये कैपेसिटी 70-80% की फिगर क्रॉस कर जाएगी तब आप नई मशीन्स को एक्वायर करने या नए सेटअप की प्लानिंग के बारे में सोचिए। अदरवाइज नई कैपेसिटी को लगाना मींस नई मशीन्स को एक्वायर करना या लगाना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। यदि आप भी अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप या बैंक रेडीनेस टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए सो दैट वो भी इससे बेनिफिट ले सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए सो दैट आपको इस तरह के वीडियोस का अपडेट मिलता रहे जो कि आपके लिए यूजफुल है।